तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, अभी आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइंस इन डिटरमिनेट फॉर्म। लाइंस इन डिटरमिनेट फॉर्म। तो इससे पहले इस पे आएंगे हम, थोड़ा सा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो पहले तो हमने ऐसा देखा था कि इसको ओपन कैसे करते हैं, बताया था ना। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1, रोज ऑब्लिक या ब्रैकेट कॉलम है। पहले सुन लो, किसी इनको बोलते हैं रोज। ये रो 1 हुआ, ये रो 2 हुआ, ये रो 3 है ना। R1, R2, R3 एंड दीज आर कॉल्ड कॉलम्स। इसको कॉलम बोल रहा हूँ, इनको कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज अगर मैं एक रो को दूसरे में ऐड करूं या एक रो को दूसरे कॉलम में ऐड करूं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट does not change if we add, subtract two rows या फिर कॉलम। जो चीज मैं रोज के लिए बोल रहा हूँ ना, वो कॉलम पे भी एप्लीकेबल। कि दो रोज को ऐड करने पे वैल्यू नहीं बदल रही, तो कॉलम्स, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये ऐसा नहीं है कि रो और कॉलम को कंफ्यूज नहीं करना है कि रो में कॉलम ऐड कर। मैं ये बोल रहा हूँ एक रो में दूसरा रो ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और एक कॉलम में दूसरा कॉलम ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसा नहीं कि रो और रो में कॉलम ऐड कर, रो रो या फिर कॉलम कॉलम। फॉर एग्जाम्पल, मैं रो 1 में रो 2 ऐड कर, मान लो इसकी वैल्यू जो है वो डेल्टा है, तो डेल्टा विल बी सेम एज अगर मैं रो 1 में रो 2 ऐड कर, A1 प्लस A2, B1 प्लस B2, C1 प्लस C2, A2, B2, C2, A3, B3, C3। ठीक है, तो इससे वैल्यू चेंज नहीं हो रही। हमने क्या किया, रो 1 में रो 2 ऐड कर। अच्छा, मैंने एक बार ऐड करने पे फर्क नहीं पड़ रहा, तो एक और बार ऐड कर लो, फिर भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक और बार ऐड कर, ऐसे ही इसका मतलब ये है कि इसको लैम्डा टाइम्स ऐड कर लो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी इन जनरल मैं लिख सकता हूँ कि ये जो डेल्टा की वैल्यू थी विल बी सेम एज, मैं इसको एक बार ऐड किया, फिर ऐड किया, फिर ऐड किया, लैम्डा टाइम्स ऐड कर दिया। ठीक है, या सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है,
सेकंड, अगर दो रोज सेम है, इफ टू रोज आर सेम या प्रोपोर्शनल, इफ टू रोज सेम एप्लीकेबल है कॉलम के लिए भी, आर सेम और प्रोपोर्शनल, then the value of determinant is 0. मेरे कहने का मतलब एक है A1 B1 C1, A2 B2 C2, और मान लो यहाँ पे A1 B1 C1 है, तो ये दो रो सेम हो गई, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। या फिर प्रोपोर्शनल भी हुआ, यानी इसमें लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ, कैसे 0 आ जाएगा? ऐसे समझ में आ जाएगा तुम्हें कि मान लो ये दो रो सेम थी, दो रो सेम थी, तो मैंने अभी बताया कि रो 1 में से रो 2 माइनस कर लो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तो यहाँ 0 0 0 आ जाएगा। फिर इसको ओपन करोगे जैसे तरीका बताया, तो क्योंकि तीनों एलिमेंट 0 हैं और दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस ऐसा होता है, तो तीनों 0 हैं तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कॉलम्स, तीसरी प्रॉपर्टी, हम किसी भी रो या कॉलम में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, जैसे ऐसा लिखा हुआ है लैम्डा A1 लैम्डा A2 लैम्डा A3, म्यू B1 म्यू B2 म्यू B3, डेल्टा C1 डेल्टा C2 डेल्टा C3। एक और मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, के लैम्डा के म्यू के डेल्टा। तो देखो इधर से लैम्डा कॉमन लिया जा सकता है, इधर से म्यू कॉमन लिया जा सकता है, इधर से डेल्टा कॉमन लिया जा सकता है, और वो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट के बाहर आ जाएगा। ये हमने कॉलम से कॉमन लिए, ऐसे ही मैं रो से के कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, और ये बचेगा क्या? ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अच्छा सुन लो पहले, अब इसी का रिवर्स मेरे को कोई बोले, इसी का रिवर्स मेरे को कोई बोले कि ऐसा लिखा हुआ है K मल्टीप्लाइड बाय ABC 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 3 3 3 2, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये किसके बराबर होगा? तो देखो ये किसी एक रो में जाके मल्टीप्लाई होगा, समझ में आ रहा है? मैंने एक रो से पूरा कॉमन लिया था ना कुछ, कि यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लिया, यहाँ से म्यू कॉमन ले लिया। तो अब जब हम इसका रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं,
तो ये k जो है किसी एक रो में जाके मल्टीप्लाई हुआ। अब वो कोई सा भी हो जाए, ऐसे भी लिख सकते हो उसको, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि थर्ड रो में मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर तुम इसको कॉलम में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो कि हमने सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये लिख लो। लिख लिया? फोर्थ प्रॉपर्टी कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट को दो में स्प्लिट कर सकते हैं। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है a1 प्लस k1, b1 प्लस k2, c1 प्लस k3, a2 b2 c2, a3 b3 c3। और हमें ये दो दो एलिमेंट करके लिखे हो, या ये दोनों ऐड करके भी हो सकता है लिखे हो, तो हम इसको इक्विवेलेंट दो डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं। दिस प्लस दिस क्या आएगा? पहले में a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। सिमिलरली यहाँ a2 b2 c2, a3 b3 c3, k1 k2 k3। ऐसे ही और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट की, लेकिन फिलहाल जो स्टेट वो 12th क्लास में आने वाला है डिटर्मिनेंट चैप्टर, लेकिन फिलहाल जो हमें प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन में, वो इतने से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे प्रॉपर्टीज में नहीं लिखा। तो हम वापस आ जाते हैं वहां पे लाइन्स इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो इसमें लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन passing through points x1 comma y1 and x2 comma y2 in determinant form is given by
याद है हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था इनडिटर्मिनेट फॉर्म, वो आया था हाफ मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, है ना, ये आया था, है ना। तो वहीं से ये इक्वेशन आई है। कैसे आई है कि मान लो हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, और इससे पास होने वाले लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस पे मैंने तीसरा पॉइंट मान लिया x, y। ठीक है, अब इससे बनने वाला, इन 3 पॉइंट से बनने वाला ट्राइंगल, अब मेरे को लोकस फाइंड करना है x, y। मेरे को 2 पॉइंट गिवन है x1, y1 और x2, y2, और मेरे को लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है यानी लोकस फाइंड करना है। ठीक है, अब लोकस अगर मेरे को फाइंड करना है तो आई नो बिकॉज दिस इज अ लाइन, सो द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स will be equal to 0. The area of triangle formed by these 3 lines, these 3 points, है ना, will be equal to 0. तो मैं इसको 0 के इक्वल पुट कर दूंगा, और यहाँ पे लिखा होगा हमारा x y1, x1 y1 1, x2 y2 1, राइट। अब ये अगर 0 है तो हाफ लगाने का कोई मतलब नहीं है, मॉड्यूलस का भी कोई मतलब नहीं है ना, तो ये आ जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन अगर 2 पॉइंट्स हमें मालूम है इनडिटर्मिनेट। ठीक है, अब यहां से हम कुछ कुछ चीजें याद करने के लिए लिखने वाले। इक्वेशन ऑफ मीडियम, पहला। हेलो, इक्वेशन ऑफ मीडियम, हमें 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं एक ट्राइंगल के, है, इसके मीडियम की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो ये सपोज x1, y1 है, ये x2, y2 है, ये x3, y3 है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, d के, ये मीडियन है तो d के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 प्लस x3 बाई 2, मिड पॉइंट है क्योंकि ये y2 प्लस y3 बाई 2। मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करता है। अच्छा, तो हमें AD की इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ AD। तो हमें पता है कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में आई कैन राइट इट लाइक दिस, x y 1 x1, a से पास हो रहा है y1 1, d से पास हो रहा है इसलिए x2 प्लस y2, x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2 1 इज इक्वल टू 0, है ना, सही है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था कि लाइन में अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब डिटर्मिनेंट में कुछ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वो किसी एक रो में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है या एक कॉलम में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो अगर एक लाइन है ऐसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो इससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, लाइन तो सेम रहेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया x y 1 x1 y1 1, ये आ जाएगा x2 प्लस x3, है ना, और ये आ जाएगा y2 प्लस y3, और ये 1 हो जाएगा तुम्हारा 2, और 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1, है ना। अच्छा, अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको 2 में स्प्लिट कर सकता हूँ, है ना। एक मिनट,
सही है। अच्छा, तो ये देखो कितना आसान हो गया। हमने क्या लिखा है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, एक्स वाई वन एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स वाई वन एक्स वन वाई वन एक्स थ्री वाई थ्री वन, यानी हमने इसकी इक्वेशन लिख दी और इसकी इक्वेशन लिख दी और ऐड कर दिया। लेकिन ध्यान दो, ए बी की इक्वेशन अगर हमें ऐसे दी है और बी सी ए सी की भी ऐसे दी है, तो उसको ऐड करके नहीं मिला है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख के ऐड करके मिला है। समझ में आ रहा है? ऐसा आया है हमारे पास। ऐसा मत सोचना कि इन दोनों लाइंस को सीधे सीधे ऐड कर दिया, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि ये x प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो लिखा हो और ये x 2x प्लस वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो लिखा है। तो अब तो इसको कोई 3 से मल्टीप्लाई करके 6x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो भी लिख सकता है ना? और फिर इन दोनों को ऐड कर दे, फिर तो कुछ और मिलने लग जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर दे तो फिर तो कुछ और मिलेगा। तो पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा हो तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है? दिस इज इक्वेशन ऑफ ए बी एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ ए सी, बट स्टार मार्क ओनली इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। इसके बाद इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड। तो इधर ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है? मैं बार बार नहीं लिख रहा, ऑब्वियसली ए एक्स वन वाई वन होगा, बी एक्स टू वाई टू होगा और ये सी एक्स थ्री वाई थ्री होगा। और हमें ये भी मालूम है ए के ऑपोजिट साइड को हम स्मॉल ए लेंथ से डिनोट करते हैं ना। अच्छा, ऑल्टीट्यूड की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी ए से हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला है। अच्छा, परपेंडिकुलर डाला है तो ये लेंथ कितनी होगी? तो ये तुम देखो, ये बहुत आसानी से तुम्हें पता चल जाएगा, सी कॉस बी होगी, है ना? सिमिलरली ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये हो जाएगी बी कॉस सी, राइट? अब देखो, अगर मेरे को इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे तो मैं लिखूंगा सी कॉस बी सेक्शन फॉर्मूला से, क्योंकि ये तो मालूम है x3 y3, ये मालूम है x2 y2, तो सी कॉस बी इंटू x3 प्लस बी कॉस सी इंटू x2 डिवाइडेड बाय सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, राइट? और सिमिलर फैशन में y भी आएगा, ठीक है? अब हमें ये ऑल्टीट्यूड एडी की इक्वेशन चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? एक्स वाई वन एक्स वन वाई वन वन सी कॉस बी, ऐसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है? सी कॉस बी एक्स थ्री प्लस बी कॉस सी एक्स टू डिवाइडेड बाय सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। सिमिलरली y आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, है ना? अब मैं क्या करता हूँ, पहले सुन लो। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उससे लाइन की इक्वेशन पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स वाई वन एक्स वन वाई वन, और जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया है, किससे मल्टीप्लाई किया? सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, वो मैं थर्ड रो को दे देता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा सी कॉस बी एक्स थ्री प्लस बी कॉस सी
x2. Similarly, c cos b y3 plus b cos c y2, और यहाँ पे c cos b प्लस b cos c, ऐसा आ जाएगा। अब मैं इसको दो डिटरमिनेंट में तोड़ सकता हूँ। कैसे? x y1 x1 y1 1। दोबारा से मेरे को सेम चीज लिखनी है तो मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले। और यहाँ पे क्या आएगा नीचे? यहाँ पे c cos b x3 b c cos b y3 c cos b, और यहाँ पे b cos c x2 b cos c y2 b cos c, है ना? सही है। अब यहाँ देखो c cos b कॉमन लिया जा सकता है नीचे वाले रो से, और क्या लिखा हुआ है? x1 y1 1, गलत लिखा हूँ, x y1 x1 y1 1 लिख सकते हो। समझ में आ गया ना क्या किया? लिखो। अच्छा, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, अगर ध्यान से देखो इसको, तो c cos b इंटू ये इक्वेशन जो है ये a c की है, और ये इक्वेशन जो है वो a b की है। तो इधर देखो ये लिखा हुआ है दिस मल्टीप्लाइड बाय इसकी इक्वेशन एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय इसकी इक्वेशन, लेकिन अगेन ध्यान है इक्वेशन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म तभी लिखा है। इसके बाद इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो पहले ऊपर थोड़ा समझा देता हूँ। हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है, जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो ऑपोजिट साइड को डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग। पढ़ा था कि ये जो रेशियो है ये ए बी एंड सी है, ये बी लेंथ है, ये सी लेंथ है, तो ये C/B होगा। तो ये हमें पता चल जाएगा CX3 प्लस BX2 अपॉन C प्लस B एंड सिमिलरली Y, राइट? तो इसको लिखो डिटरमिनेंट फॉर्म, इसको लिखो डिटरमिनेंट फॉर्म। तो इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। है ना? आ गया ऐसा? ये आ गया, ये आ गया ना? अब इसको ध्यान रख लो कि इसी में अगर मैं ये माइनस साइन लगा देता हूँ, देखो एंगल बाइसेक्टर, ये तो लाइन है ना,
ये दोनों तो लाइन है ए बी और ए सी। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो इसका एक बाइसेक्टर थोड़ी है, एक तो ये बाइसेक्टर है, एक ये वाला बाइसेक्टर भी है ना। दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर बाइसेक्टर और ये वाला इंटीरियर था। तो प्लस वाले साइन के साथ इंटीरियर बाइसेक्टर मिलता है, माइनस वाले साइन के साथ एक्सटीरियर बाइसेक्टर मिलता है। ठीक है। अब किसी किसी को कंफ्यूजन होता है, जो कि होना नहीं चाहिए, कि माइनस यहाँ पे लगा दिया गलती से, यहाँ पे प्लस लगा दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। इस पूरी इक्वेशन में, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो वही चीज है कि माइनस यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस यहाँ प्लस यहाँ, है ना। तो माइनस साइन के साथ जो है बीच में किसी एक साइड माइनस लगा दो तो वो एक्सटीरियर बाइसेक्टर होता है। और ये क्यों हो रहा है ऐसा माइनस साइन के साथ? क्योंकि जैसे एंगल बाइसेक्टर बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग इट, ऐसे ही एक्सटीरियर बाइसेक्टर आल्सो बाइसेक्ट्स द साइड द ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग इट। बस यहाँ पे एक्सटीरियर वो क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला दो होते हैं ना, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, है ना। तो यहाँ पे एक्सटीरियर लगेगा। दिस इज बी एंड दिस इज सी, बी इज टू सी। ठीक है, एक्सटीरियर बाइसेक्टर है। तो ये बाहर की तरफ कर रहा है तो ये एक माइनस। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल थ्रू बीसी, मतलब इधर देखो, साइड ए बी और सी हमें मालूम है, हमें ए के थ्रू एक लाइन चाहिए जो बीसी के पैरेलल हो। ठीक है, तो ये फाइंड करना भी बड़ा आसान है। तुम याद करो कि हमें 3 पॉइंट पता थे, तो चौथा पॉइंट मैंने बोला था कि फाइंड करो सो दैट ये पैरेललोग्राम, है ना। तो एक क्वेश्चन था ऐसा, तो हमने बोला था एक यहाँ पे हो सकता है पॉइंट कि ऐसा पैरेललोग्राम हो, एक इधर भी पॉइंट हो सकता है कि ऐसा पैरेललोग्राम हो, एक इधर भी पॉइंट हो सकता है जो ऐसा पैरेललोग्राम। ठीक है। अच्छा, इसके पैरेलल चाहिए तो हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं बीसी का, है ना। और फिर पैरेललोग्राम में याद करो वो चौथा पॉइंट कैसे निकाला था, कि थोड़ा जूम करें, दिख रहे हैं इसमें क्या ऐड करके x1 मिला, तो x2 में हमने ऐड किया है x1 माइनस x2, तो जाके हमें ये पॉइंट मिला है। तो सिमिलरली ये पॉइंट मिलने के लिए हम इसमें x1 माइनस x2 ऐड करेंगे, यानी ये हो जाएगा x3 प्लस x1 माइनस x2। सही है। ऐसे ही y3 में ऐड करेंगे हम y1 माइनस y2। ठीक है। अब दो पॉइंट मिल गए, ये x1 y1 और ये पॉइंट मिल गया, तो उससे हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो x y1 x1 y1 1 और फिर ये वाला पॉइंट वो हमने लिख लिया। अब डिटर्मिनेंट का की प्रॉपर्टीज याद करो। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं इसको ये लिखते रहते हैं। डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं इसको 3 डिटर्मिनेंट में तोड़ सकता हूँ। इसको बोलो, इस 1 की जगह लिख लो 1 प्लस 1 माइनस 1, है ना। तो जैसे 2 में तोड़ रहे थे तो अब 3 में टूटेगा। एक में आएगा हमारा x1 y1 1, एक में आएगा हमारा x3 y3 1 और एक में आएगा हमारा माइनस x2 माइनस y2 माइनस 1। ठीक है। अच्छा, जिसमें हमने लिखा x1 y1 1, वो वाला डिटर्मिनेंट तो 0 हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों रो सेम बन गई, है ना। तो केवल और केवल क्या बचा? दो डिटर्मिनेंट बचे। एक बचा हमारा x3 y3 1 और एक बचा हमारा माइनस x2 माइनस y2 1। तो x3 y3 1 वाला यहाँ लिखा हुआ है और माइनस x2 माइनस y2 और माइनस 1 वाले में हमने माइनस कॉमन ले लिया। एक मिनट लिख ही देता हूँ। लिखो लिखो तुम।
इसको लिखा है हमने 1 + 1 माइनस, ऐसे टूट जाएगा, है ना। और इसके बाद मैंने क्या बोला, ये वाला पार्ट तो हो गया 0, बिकॉज दो रोज सेम है ना। और इस वाले में से हम -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। बेसिकली इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, अब सेम आ जाएगा। ठीक है, पहले ये लिखा हुआ है, फिर -1 कॉमन लेके ये लिखा हुआ है। ठीक है ना। जो ऊपर लिखा था, इक्वेशन ऑफ लाइन ए पैरेलल टू बेस बीसी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए पैरेलल टू बेस बीसी। Position of a point with respect to a line. तो मान लो एक लाइन ऐसे, इस लाइन की इक्वेशन मान लेते हैं ax + by + c = 0, और यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं x1, y1। अच्छा, अगर मैं यहां से इस पॉइंट से, ये पॉइंट P था, चलो बाद में मार्क करेंगे, इस पॉइंट से मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ x1 ही होगा ना, कॉमा कुछ y2 हो जाएगा,
अच्छा, हमें मालूम है ए एक्स वन प्लस बी वाई टू प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, बिकॉज ये इस लाइन पे लाई कर। ऑल्सो हमें मालूम है अगर ये पॉइंट इसके ऊपर है, जैसे फिगर बनी है, उस हिसाब से y1 इज ग्रेटर देन y2। ऊपर है ना, ये y1 लेंथ, दिस इज y2 लेंथ। ओके, तो y1 इज ग्रेटर देन, यहां से y2 निकालो तो आता है माइनस सी माइनस ए एक्स वन डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, सबको एक साइड ले जाओ, तो y1 प्लस सी प्लस ए एक्स वन डिवाइडेड बाय बी इज ग्रेटर देन 0, implies a x1 plus b y1 plus c अपॉन b इज ग्रेटर देन 0। अच्छा देखो, b तो फिक्स्ड है, अगर ये लाइन फिक्स्ड है तो b इज फिक्स्ड, है ना। तो b अगर पॉजिटिव होगा तो a x1 प्लस b y1 प्लस c भी पॉजिटिव होगा, अगर b पॉजिटिव है। अगर b नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव होगा, बिकॉज इन दोनों का रेशियो पॉजिटिव है ना। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर ये पॉइंट ऊपर है इस लाइन से, तो हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर b पॉजिटिव हुआ तो ये पॉजिटिव होगा, अगर b नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव होगा, और b तो फिक्स्ड होगा कोई, है ना। तो इसके ऊपर वाले सारे पॉइंट्स के लिए या तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा या तो ये हमेशा नेगेटिव होगा, है ना। बी को अगर हम हटा दें तो हमें नहीं पता कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, लेकिन ऊपर वाले हर पॉइंट के लिए अगर बी पॉजिटिव है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर बी नेगेटिव है तो हमेशा नेगेटिव होगा। तो अब अगर मैं बी को हटा दूं तो हमें ये समझ में आता है कि ऊपर वाले जितने भी पॉइंट है वो लाइन में रखने के बाद सेम साइन देने चाहिए, क्योंकि जैसा पॉइंट ये मार्क किया वैसे ही ये भी मार्क करूंगा, तो सेम इक्वेशन लिखूंगा मैं बाद में, है ना। वो भी बोलूंगा कि या तो हमेशा पॉजिटिव होगा या तो हमेशा नेगेटिव होगा। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइंस ऑन सेम, सॉरी, पॉइंट्स पॉइंट्स ऑन सेम साइड ऑफ लाइन gives same sign if we put them in the line, if we put it in the line। अब इसका मतलब समझ लो क्या है। इसका मतलब ये है कि एक लाइन ये है, उसके इस तरफ कोई पॉइंट है, उसको अगर मैं लाइन में डालता हूँ, मेरे को नहीं पता क्या साइन मिलने वाला। इस तरफ एक और पॉइंट है, उसको इसमें डालने वाला हूँ, मेरे को नहीं पता क्या साइन मिलने वाला, लेकिन मेरे को इतना पता है जो साइन ये देगा वही साइन ये देगा। समझ में आ रहा है। अगर ये डालने पे लाइन में पॉजिटिव मिल रहा है तो ये डालने पे भी लाइन में पॉजिटिव मिलेगा, और ये दोनों डालने पे अगर पॉजिटिव मिल रहे हैं तो इस तरफ के कोई से भी पॉइंट उठा लो, उसको अगर इसमें डालेंगे तो नेगेटिव मिलेगा। अगर ये डालने पे नेगेटिव मिल रहा है तो इस साइड का कोई भी पॉइंट पॉजिटिव देगा इसमें डालने। ठीक है, दिस इज द कंक्लूजन। लिख लिया तो ये सवाल करो।
देखो कैसे करेंगे सर। जो पहली लाइन है, एक y की जगह 0 रखो, x क्या आता है हाफ। जो दूसरी इसमें x की जगह 0 रखो, y क्या आता है 1/3। कुछ ऐसी लाइन बनती है, ठीक है। दूसरी वाले में y की जगह 0 रखो, x आता है 3। x की जगह 0 रखो, y आता है 3/2। कुछ ऐसी लाइन बनेगी, ये आगे जाके कहीं इंटरसेक्ट होगा, ठीक है। तीसरी लाइन बनाते हैं। ये लिखा हमने L1, ये लिखा हमने L2। y की जगह 0 रखो, x आता है 1/5। x की जगह 0 रखो, y आता है -1/6। कुछ ऐसी लाइन आती है, ठीक है। हमें लाइन का पॉइंट कहाँ चाहिए, अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर यहाँ चाहिए, इसके अंदर ये जो ट्राइंगल बनेगा आगे जाके इंटरसेक्ट होगा, ठीक है। तुम वैसा फिगर बना दो। अच्छा, अब ये कैसे करेंगे, तो देखो हमें L1 के इस तरफ पॉइंट चाहिए, हाँ या ना। अच्छा, L1 में अगर मैं ओरिजिन रखता हूँ तो क्या मिलता है, 0,0 रखने पे -1 मिलता है। अच्छा, ओरिजिन इसके इस तरफ है ना, लेकिन हमें उल्टी साइड चाहिए, तो ओरिजिन रखने पे नेगेटिव मिल रहा है, यानी पॉइंट रखने पे पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो इसमें पॉइंट रखो, तो 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर -1, ये पॉजिटिव मिलना चाहिए। ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन 1। अच्छा, अब ये वाली लाइन देखो L2, तो L2 में L2 के इस तरफ है ओरिजिन, हमें पॉइंट भी इस तरफ ही चाहिए। L2 में ओरिजिन रखने पे नेगेटिव मिल रहा है, हमें पॉइंट भी इसी तरफ चाहिए ओरिजिन की तरफ, तो इसमें पॉइंट रखने पे भी नेगेटिव मिलना चाहिए। ये सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है। सही है ना, कोई डाउट है। अब देखो, अब तीसरी लाइन लेते हैं हम। तीसरी लाइन के, लाइन तीसरी कौन सी है, ये वाली, उसके ओरिजिन इस तरफ है, हमें पॉइंट भी इसी तरफ चाहिए, है ना। ओरिजिन रखने पे नेगेटिव आ रहा है, तो पॉइंट रखने पे भी नेगेटिव आना चाहिए, है ना। ये तीन इक्वेशन हो गई। अब ये तीनों अगर सेटिस्फाई होगी, तीनों की तीनों अगर ट्रू होंगी, तो हमारा काम बन रहा होगा, क्योंकि हमें लाइन के इस तरफ भी चाहिए, इसके इस तरफ भी चाहिए, इसके इस तरफ भी चाहिए, तीनों काम करना है। यानी ये तीनों सॉल्व करेंगे और तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, है ना, तो हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, आज के लिए इतना ही, एंड कर रहा हूँ। सॉल्व करके लेकिन निकाल के लाना।